हिंदी एकेडमी में एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। हम हिंदी साहित्य की, हिंदी गद्य की, हिंदी साहित्य की विविध विधाएं और बहुत सारे प्रश्न देख चुके हैं और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ तक कि टीजीटी और पीजीटी के भी 10-10 सालों के प्रश्न पत्र मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सभी प्रश्न पत्र जो है प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं। इनके अलावा टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षाएं मेरे चैनल पर आपको एक साथ मिल जाएंगी, जो कि आप बिना रुकावट के, बिना किसी डिस्टरबेंस के आप एक साथ देख सकते हैं, उनको एक जगह पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। ये हिंदी व्याकरण से संबंधित कक्षाएं हैं मेरी। अब तक 3 से 4 कक्षाएं आ चुकी हैं और आगे अभी ये व्याकरण की सीरीज चलती रहेगी जब तक पूरे व्याकरण इसमें मैं सम्मिलित करूंगी। तो आप सभी से प्रार्थना है मुझसे जुड़े रहें, अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं और लोगों को भी जोड़ें, जो भी आपके दोस्त हों, जो भी तैयारी करते हों, उन तक इस वीडियो को ज़रूर साझा करें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की कक्षा। पर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न है आज की कक्षा का। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति आरमाइक लिपि से हुई है। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति आरमाइक लिपि से हुई है। खरोष्ठी लिपि गांधारी लिपि के नाम से भी जानी जाती है, जो गांधारी और संस्कृत भाषा को लिपिबद्ध करने के प्रयोग में आती है। इसका प्रयोग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक प्रमुख रूप से एशिया में होता रहा है। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। निम्नलिखित में उच्चारण स्थान की दृष्टि से असंगत युग्म है। कंठ क ख ग सही है। मूर्धन्य च छ ज, ओष्ठ प फ भ म, दंत्य थ द न। तो इसमें से मूर्धन्य च छ ज नहीं है, जबकि ऋतु रसना मूर्धा अर्थात री र ट वर्ग ये मूर्धन्य वर्ण होते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से संगत इस प्रकार है। कंठ ध्वनियाँ होती हैं क ख ग घ अंगा ह और विसर्ग तथा अ और आ। मूर्धन्य होता है श र ट ठ ड ढ अड़ा अढ़ और री। ओष्ठ होती है प फ ब भ म उ ऊ और दंत होती है त थ द ध न स और ल। इस प्रकार विकल्प भी उच्चारण स्थान की दृष्टि से संगत योग में है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। इसका उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। बीपीएससी का प्रश्न है ये। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का इतिहास, महत्वपूर्ण है पुस्तक, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की पुस्तक है हिंदी भाषा का इतिहास, में वैदिक ध्वनियों की कुल संख्या 52 बताई है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार वैदिक ध्वनियाँ कुल स्वर हैं, जिसमें 13 मूल स्वर 9 और 4 संयुक्त स्वर हैं। कुल व्यंजन 39, 27 स्पर्श व्यंजन, 6 अंतस्थ और 6 स्पर्श व्यंजन, 6 अंतस्थ व्यंजन, 6 घोष व्यंजन हैं। बीपीएससी ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना है। विकल्प ए माना है, यानी कि 13 स्वर और 38 व्यंजन, यानी कि 51। इसका उत्तर सही माना है बीपीएससी ने। तो इसी को हमें भी सही मानना चाहिए। हिंदी के उच्छिप्त व्यंजन का चयन कीजिए। तो हिंदी का उच्छिप्त व्यंजन है ढ। उपर्युक्त में से ढ उच्छिप्त व्यंजन है। वस्तुतः जीवा नोक पर जब वत्स्य अथवा कठोर तालु से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती है तो उच्छिप्त व्यंजनों की उत्पत्ति होती है। हिंदी वर्णमाला में ढ उच्छिप्त व्यंजन है। हिंदी के महाप्राणीकरण संधि है। हिंदी के महाप्राणीकरण संधि है। इसमें दिया दुर्बल, निषेध। सारे ही प्रश्न बीपीएससी के प्रश्न आ रहे हैं। बीपीएससी में 5वां ऑप्शन भी होता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा सी, यानी कि कभी। यानी हिंदी का महाप्राणीकरण संधि है कभी। कभी, कभी तथा सभी इत्यादि हिंदी की महाप्राणीकरण ध्वनियाँ हैं। अभी, कभी तथा सभी, अब ही, अभी, कब ही, कभी, सब ही, सभी। वस्तुतः यदि प्रथम खंड का अंतिम वर्ण ब हो तथा द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण ह हो तो ह का भ हो जाता है और ब का लोप हो जाता है।
छ वर्ण किसके योग से बना है? तो क और श से मिलकर छ बना है। ऑप्शन ए सही है इसमें। छ वर्ण संयुक्त व्यंजन है जो कि क और श के योग से बना है। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त वर्ण हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं स्वनिम। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें स्वनिम कहते हैं। भाषा के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं: ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, अर्थ। इन 4 तत्वों को ही भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा विज्ञान का 4 अंग माना गया है। भाषा विज्ञान में ध्वनि को स्वनिम भी कहते हैं। स्वनिम शब्द संस्कृत के स्वन धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ध्वनि। ध्वनि के 3 पक्ष होते हैं: उत्पादन, संवहन, ग्रहण। इसी तरह ध्वनि के 4 गुण माने गए हैं: मात्रा, स्वर, आघात और वृत्ति। स्वनिम के 2 भेद होते हैं: खंड और खंडेतर। ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हैं उन्हें खंड स्वनिम कहते हैं। इसके 2 भेद हैं: स्वर और व्यंजन। जिन ध्वनियों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता उन्हें खंडेतर स्वनिम कहते हैं। इसके 5 भेद हैं: दीर्घता, अनुनासिकता, बलाघात, अनुतान और संगम। इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? तो अवधि में ड़ ध्वनि नहीं मिलती है। अवधि में संस्कृत मूर्धन्य संघर्षी श का ख और तालव्य श का स रूप उच्चारण में होता है तथा ड़ ध्वनि न में बदल जाती है। जैसे शीतल का शीतल, रावण का रावण, हर्ष का हरख, बाण का बाण इत्यादि अवधि में होती हैं। ल ध्वनि प्राय र हो जाती है। कभी ड़ ध्वनि भी र हो जाती है। जैसे तलवार का तरवारी, डाल का डारी, लड़का का लड़िका, पकड़ का पकड़ी इत्यादि। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? युग्मक ध्वनि है। प्रसन्नता में जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता तब युग्मक ध्वनि कहलाती है। जैसे अछूड़, उत्फुल्ल, दिक्कत, प्रसन्न, प्रसन्नता आदि एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त होती है तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे संबल, कंपन इत्यादि। यहाँ पर श और ब ध्वनियों के साथ म ध्वनि तथा क और प ध्वनियों के साथ म ध्वनि संयुक्त हुई है। 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं तो संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे प्राण, घ्राण, क्लांत, म्लान, प्रकर्ष इत्यादि संयुक्त ध्वनियाँ अधिकतर तत्सम शब्दों में मिलती हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं उपर्युक्त तीनों, यानी दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत। ये तीनों स्वर के प्रकार होते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इन्हें एक मात्रिक कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है: अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। इन्हें द्विमात्रिक कहा जाता है। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से तिगुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। ये प्रायः दूर से पुकारने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसीलिए उच्चारण की स्पष्टता के लिए इनके आगे लगा रहता है, वर्तुल रेखा लगी होती है। इसका तात्पर्य है तिगुना समय। इन्हें त्रिमात्रिक कहा जाता है। जैसे ओम, हे राम आदि। इन सभी स्वरों का अनुनासिक उच्चारण भी होता है। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आदि। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा। सही कथन चुनिए। य और व ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। ये सही है कथन। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के हो सकता है? नहीं हो सकता। अवधेश का विग्रह होगा अवधनदेश होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है। ये सभी कथन गलत हैं। उपर्युक्त में से सही कथन है य और व ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। अर्धस्वर ध्वनियाँ हैं य, र, ल और व। इन चारों को अंतस्थ स्वर भी कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण होते हैं। मूल व्यंजन है 33 और 4 हैं उक्षिप्त व्यंजन, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। 2 इसमें उक्षिप्त या आगत या द्विगुण व्यंजन हैं।
व्यंजन वर्णों का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता से नहीं हो सकता। अवधेश शब्द का विग्रह होगा अवध धन ईश। इनमें से अंतस्थ वर्ण है तो व इसमें से अंतस्थ वर्ण है, यह व अंतस्थ वर्ण है। फिर से वही प्रश्न, अंतस्थ व्यंजन है इसमें से यह व। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है तो यह है। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है तो यह व है, जबकि ब अंतस्थ नहीं है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श नहीं है तो यह इसमें से स्पर्श नहीं है बल्कि यह अंतस्थ व्यंजन है। इनमें से द्विगुण व्यंजन है ढ, यानी कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है ढ। हिंदी वर्णमाला में ड़ और ढ को द्विगुण व्यंजन भी माना जाता है, जो संस्कृत व हिंदी में नहीं रहे बल्कि मराठी से हिंदी में आगत हुए हैं। इन्हें उच्छिष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। ये ड ढ से भिन्न वर्ण है। नोट, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया, जबकि इसका सही उत्तर विकल्प बी है। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं तो 2 भेद माने हैं कामता प्रसाद गुरु ने। कामता प्रसाद गुरु ने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में उद्धृत किया है कि बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के 2 भेद हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां हैं क और ख। कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कंठ कहलाते हैं। इस प्रकार की ध्वनियों को कंठ ध्वनियां कहते हैं। इसके अंतर्गत आ क वर क ख ग घ अंगा ह और विसर्ग आते हैं। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण तालव्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ई च वर्ग और य और श आते हैं। मूर्धा और जीभ के स्पर्श वाले वर्ण मूर्धन्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत री ट वर्ग र श आते हैं। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण दंत कहलाते हैं। इसके अंतर्गत त थ द ध न ल और स आते हैं। दोनों ओष्ठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ओष्ठ कहलाते हैं। इसके अंतर्गत उ प वर्ग आते हैं। कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कंठ तालव्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ए तथा ए आते हैं। कंठ द्वारा जीभ और ओठों के कुछ स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, कंठोष्ठ कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ओ और औ आते हैं। दांत से जीभ और ओठों के कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण दंतोष्ठ कहलाता है, जैसे व। निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है ध। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर हैं, कंठे ध्वनि स्वर हैं अ और आ। उच्चारण स्थान के आधार पर यह व्यंजन है तालव्य। इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, यानी कर्ता कारक ने अवधि में। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं ट ठ ड ढ अड़ा। उच्चारण की दृष्टि से व ध्वनि है, दंतोष्ठ है। निम्नलिखित में ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? व ध्वनि। निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? च। उच्चारण स्थान के आधार पर छ ध्वनि है तालव्य। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है भ। प ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ से। निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है ह। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है च में। ओष्ठ ध्वनि नहीं है। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है तो च इसमें से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, जबकि प म और भ ये ओष्ठ ध्वनियां हैं। द्व ध्वनि का उच्चारण होता है द ध्वनि दंत ध्वनि है, दंत से इसका उच्चारण होता है। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि है? तो मूर्धन्य इसमें ड। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ इसमें से कंठोष्ठ हैं। हिंदी की श ध्वनि है तालव्य। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है त। हिंदी की ब ध्वनि है ओष्ठ। ड ढ ध्वनि के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? तो ये मूर्धन्य उच्छिष्ट ध्वनियां है, ये कथन शुद्ध है, सही है। ये तालव्य ध्वनियां हैं, इनका प्रयोग शब्द के आरंभ मध्य तथा अंत में सर्वत्र किया जाता है, गलत है। और दोनों महाप्राण हैं, ये भी कथन गलत है। ड ढ मूर्धन्य उच्छिष्ट ध्वनियां हैं, ये अल्पप्राण ध्वनियां हैं।
ध का उच्चारण स्थान है दंत्य। ध का उच्चारण स्थान दंत्य है क्योंकि ये तवर का स्पर्श व्यंजन है। ध महाप्राण वर्ण है, घोष वर्ण है और दंत्य वर्ण है। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत्त स्वर ध्वनि है ई। स्वरों के उच्चारण में केवल काकल में अवरोध होता है। मुख विवर से हवा निर्बाध गति से बाहर निकलती है। जिह्वा का हिस्सा विशेष कुछ ऊपर उठता है। ई ह्रस्व संवृत्त अवृत्ताकार तथा अग्रस्वर है। अ ह्रस्व अर्ध विवृत मध्य स्वर है। आ दीर्घ विवृत पश्च स्वर है तथा ए दीर्घ अर्ध विवृत एवं अग्रस्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत्त है? ई इसमें से संवृत्त स्वर है। ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक होता है? अग्रभाग। जीभ के विभिन्न भागों के उठने के आधार पर स्वरों के उच्चारण में जीभ का कभी अग्रभाग उठता है, कभी समावस्था में रहता है और कभी पश्च भाग उठता है। उसी आधार पर उसे अग्रस्वर, मध्य स्वर या पश्च स्वर कहते हैं। हिंदी स्वरों में ई ए अग्रस्वर, ओ उ ओ पश्च स्वर तथा अ मध्य स्वर हैं। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? तो आ इसमें से पश्च स्वर है। अब इस कक्षा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हम इसकी अगली कक्षाओं में देखेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।